ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी का रुख करूंगा। ये जिस तरीके से 48 घंटे के अल्टीमेटम को हटा करके 5 दिन का ये सीज फायर काइंड ऑफ ट्रंप ने ऐलान किया, अब इसके बाद ये कहा जा रहा है भाई क्या होगा। एक तरफ ट्रंप का ये दावा है कि ईरान की सारी लीडरशिप उन्होंने ख़त्म कर दी है, दूसरी तरफ उनका ये दावा है कि ईरान युद्ध नहीं चाहता। ईरान कह रहा है कि वो युद्ध रोकेगा नहीं। सवाल ये उठता है कि क्या ईरान के पास इस वक्त सबसे बड़ी ताकत हॉर्मुज़ है, जिसे कहते हैं दुखती हुई रग, और इसी वजह से अमेरिका भी नरम पड़ता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि पूरा देश संकट में है और पूरे देश का दबाव अमेरिका के ऊपर है। अनुराग, इस वक्त अमेरिका सबसे ज़्यादा परेशान है अपने सहयोगी मित्र देश उनके दबाव से। नेटो देश दबाव डाल रहे हैं कि ऑयल की कीमत बहुत ज़्यादा हो गई, बचाओ। अमेरिका के ऊपर दबाव आ रहा है। जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, ऑस्ट्रेलिया, ये सब दबाव डाल रहे हैं अमेरिका के ऊपर, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कि ऑयल की कीमत इतनी हो गई है, बचाओ। अब इससे बचेंगे कैसे? एक ही तरीका है, उन्होंने छोटे मोटे तरीके निकाल दिए कि चलो रशिया से हम खोल देंगे, रशिया से खरीद लो। लेकिन सबसे बड़ी बात है स्ट्रेट ऑफ हार्मुज का क्या होगा। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज तो 28 तारीख तक खुली हुई थी। अब देखिए घूम घाम के वहीं आ गई। जो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज 28 तारीख तक खुली हुई थी, अब 24 दिन के बाद उसी स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को खोलने के लिए दुनिया के डिप्लोमेट्स और मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट लगे हुए हैं। अब मैं वैसे बता दूं, दुनिया में जितनी सीज फायर होती हैं, चाहे टेम्परेरी 2 दिन के लिए हो या टेम्परेरी सीज फायर 7 दिन के लिए हो, बिल्डअप के लिए उभय पक्ष इस्तेमाल करता है। अमेरिका जाहिर बात है इस वक्त अपने रिसोर्सेज को रीमोबिलाइज कर रहा है। उसके जो एसेट्स हैं, खासतौर से एम्फीबियस असॉल्ट शिप्स और मेरीन कमांडोज, वो अभी साउथ चाइना सी से जहाँ पे वो डिप्लॉयड थे, फिलीपींस में, ओकिनावा में, बुसान में, वहाँ से चल पड़े हैं, इंडियन ओशन तक आ गए हैं। अभी 5 दिन में पहुँच जाएंगे गल्फ ऑफ ओमान के पास। दूसरी चीज़, अमेरिका 1000 पैरा कमांडोज को जमा कर रहा है। क्यों जमा कर रहा है? अमेरिका के C-17 फ्लीट और C-130 1000 पैरा कमांडोज को ड्रॉप करने के लिए तुर्की में जमा हो रहे हैं। क्यों जमा हो रहे हैं? क्योंकि हो सकता है कि 5 दिन के बाद या उसके पहले भी, ट्रंप हमेशा पहले कर देते हैं, खड़ग आइलैंड के ऊपर एक सीबॉर्न एम्फीबियस असॉल्ट हो जाए। खड़ग आइलैंड को डिफेंड किया है एक ब्रिगेड मात्र IRGC के, समझिए 2500 या 3000 ट्रुप्स हैं। अगर जमीनी रास्ते से 4500, अगर समुद्र के रास्ते से 4500 या 5000 मेरीन कमांडो आ जाएं और आसमान से 1000 पैरा कमांडो पैराशूट से आ जाएं उतरने के लिए, तो IRGC, मेरा जो अनुमान है, जो कि हम इंडियन जॉइंट एक्सरसाइज में देखते हैं, बतौर अंपायर मेरा भी एनालिसिस रहता था कि अगर 1000 पैरा कमांडो खड़ग आइलैंड पर लैंड कर रहे हैं तो IRGC उसमें से 50 को तो कैजुअलिटी कर देगी। और इसी तरह से अगर 4500 मेरीन कमांडोज असॉल्ट शिप से उतरकर खड़ग आइलैंड को ऑक्यूपाई करने शुरू करते हैं तो उसमें से 200 को IRGC कैजुअलिटी कर देगी। ट्रंप इतनी सारे बॉडी बैग्स को पाकर संभाल नहीं पाएंगे। रिपब्लिकन पार्टीज अगले इलेक्शन में गायब हो जाएगी, मिड टर्म इलेक्शन में तो ढूंढ के भी नहीं मिलेगी। जी बिल्कुल सही एनालिसिस है आपका। मैं इस पर अश्विनी सिवाज जी से रिएक्शन लूँ, उससे पहले आशुतोष कर्नाटक जी, क्योंकि ऑयल और गैस के संकट के बारे में अभी ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ साहब ने बात की, किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय दबाव है अमेरिका के ऊपर। आशुतोष कर्नाटक जी, आप हमेशा अपने देश के मुतालिक जब बात करते हैं तो खतरे को जोन में बांट करके बताते हैं, और कल आपने बताया था कि हम 4थे जोन में एंटर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं संवाद चल रहा है, और ये संवाद हॉर्मुज़ को लेकर के भी है। उम्मीद जाहिर की सरकार ने कि हमारे जितने भी जहाज वहां फंसे हुए हैं वो भी जल्द से जल्द और सुरक्षित वापस लौट आएंगे। और लौट आने में अभी हमारे पास खतरे का कितना बफर बचा हुआ है खतरे से निपटने के लिए? जी देखिए, सही आपने जोन के बारे में बात की। मैंने एक मैनेजमेंट एनालिसिस करी है वॉर के बारे में। ये वॉर भी ना एक प्रोडक्ट साइकिल को फॉलो करता है। फेज़ 1 इज इनिशिएशन ऑफ द वॉर, फेज़ 2 था एनर्जी वॉर, फेज़ 3 था हमारा एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमी वॉर, और फेज़ 4 में जहाँ आज हम पहुँच गए हैं, जहाँ ट्रंप जी ने एक सोल्यूशन को रादर एक कहना चाहिए एक बेट फेंका है कि भाई 5 दिन का हम लोग सीज फायर कर रहे हैं। ये होता है प्लेटू। ये जब प्लेटू आता है तो यहाँ पर फियर, फेलियर, फ्रस्ट्रेशन एंड पेन, और निगोशिएशन की जो सबसे बड़ी कंडीशन है वो ये है कि पार्टीज को पेन होना चाहिए। नाउ पेन इज बीइंग एक्सपीरियंस बाय US एट दिस मोमेंट, क्योंकि उनका इंटरनल जो ऑयल के दाम है, गैसोलीन के दाम काफ़ी बढ़ गए।
और जैसा कि आपने बताया कि मिड टर्म इलेक्शन वहाँ पर है, तो रिपब्लिकन का ही बड़ा प्रेशर है। सो एक रास्ता ढूंढा जाता है, हमेशा इसे बोलते हैं ऑलवेज ट्राई टू हैव ए एग्जिट पाथ। तो उन्होंने अभी एग्जिट पाथ निकाला, भाई 5 दिन का मैं लीवे देता हूँ, अगर इसमें कोई सॉल्यूशन निकल के आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आएगा देन मे बी नेक्स्ट फेज। बट जो मेरे को लगता है अब इसके बाद ये डिक्लाइन की ओर आएगा, निगोशिएशन होंगी, मे बी द वॉर विल स्टॉप, लेकिन जो इंटरनल वॉर है वो शायद आगे तक कंटिन्यू रहेगा, जहाँ बंदूकें नहीं चलेगी लेकिन जवानी खाते सब चलते रहेंगे। ठीक है। मेजर जनरल अश्विनी सिवाच जी, अभी ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ ने एक आकलन दिया और उसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से अमेरिका अपनी फोर्सेस को डिप्लॉय कर रहा है आने वाली स्थिति से निपटने के लिए, जिससे उसके लिए निपट पाना शायद मुश्किल होगा, और अगर वो निपटता भी है तो उसका खमियाजा वो भुगतने की स्थिति में नहीं है। ये ध्यान रखते हुए अगर हम ये भी ध्यान रखें कि ट्रंप लीडरशिप खत्म कर चुके ईरान की, ईरान युद्ध नहीं चाहता, तो क्या ट्रंप की ये स्ट्रेटेजी है, स्ट्रेटेजी कहूंगा फेल्ड स्ट्रेटेजी है कि गले लगकर खंजर भोग दो? क्या ईरान को ये समझ में नहीं आ रहा होगा, जबकि ईरान मुझे लगता है हमसे पहले समझ चुका है ट्रंप की राजनीति और अमेरिका की कूटनीति? हाँ बिल्कुल, देखो मुस्कान जी, इसमें कोई शक नहीं कि इस बार ईरान बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करके आया है। उसको पता था पिछली बार जो 12 दिन का युद्ध हुआ तो क्या खामियां हैं, क्या स्ट्रेंथ है। पहली बात तो उसने जो इजराइल और अमेरिका ने इसको अंडर एस्टिमेट किया। उन्होंने ये सोचा था कि शायद अयातुल्लाह अल खमैनी के मारे जाने के बाद सुप्रीम लीडर और 40 से 50 टॉप मिलिट्री कमांडर और पॉलिटिकल कमांडर मारे जाएंगे तो कहीं ना कहीं ईरान घुटनों पे आ जाएगा। वो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ईरान ने क्या किया था, एक सक्सेशन प्लान बना ली थी 4 स्टेजेस की। दूसरा, इन्होंने डिसेंट्रलाइज कर दिया पावर IRGC को, जिसको 31 प्रोविंस में बांट दिया। तो वो सब इंडिपेंडेंट एक्शन ले रहे हैं। तो कहीं ऐसा लगा नहीं कि इनके कोई कमांडर मरने से ईरान के मोराल पे फर्क हो या उनके टेम्पो में फर्क आया। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी। दूसरा, अभी ये है कि ईरान क्या चाहता है, ईरान क्या जीतना चाहता है। ईरान अगर सरवाइव कर जाता है इस लड़ाई को, वही उसकी जीत है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और जबकि अमेरिका और इजराइल को बहुत एक प्रकार कोशिश करनी पड़ेगी। अब बात आके सारा का सारा दामोदार आ गया स्टेट ऑफ हार्मुज। आज सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि अमेरिका जो कि सुप्रीम एक प्रकार से माना जाता है अपनी नेवल पावर में, वो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को नहीं खोल पा रहा है। और वो दुआएं दे रहा है कि दूसरे देश भी आए और शामिल हों। कोई देश आने को तैयार नहीं, क्योंकि वो खतरे से खाली नहीं, क्योंकि उसके अंदर जो ईरान है उसकी बॉर्डर मिलता है, नदर्न बॉर्डर, और उसने कोस्टल जो बैटरी लगा रखी है, वहां पर जो टेरेन है उसमें केव्स हैं, और वहां उसने माइन बिछा दी है, वहां पर उसने ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है और फायर वॉटर। कहने का मतलब यह है, अगर अमेरिका यह सोचता है कि USS टिप्रोली और USS बॉक्सर आने के बाद कोई नेवल ऑपरेशन कर देगा या एयरबोर्न नेवल ऑपरेशन कर देगा, वो बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि खर्ग आइलैंड जो है 25 किलोमीटर दूर है मेनलैंड से, और इससे 90% ऑयल जाता है। पर ऑयल आता कहां से? वो मेनलैंड से आता है। आता किस तरीके से? वो पाइप से आता है। वो बंद कर देगा ईरान। दूसरी बात यह है, अगर आपने खर्ग आइलैंड पकड़ भी लिया, वहां पर सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। आर्टिलरी से फायर आएगा, एयर फायर आएगा जो कि ईरान से। तो ये सच्चाई है, ये करना काफी मुश्किल होगा और अमेरिका को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। उसको बॉडी बैग, वही तो अमेरिका नहीं चाहता, इसीलिए तो वो बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं करेगा कभी भी डोनाल्ड ट्रंप। अब बात ये आके गई है, तो अब होगा तो होगा क्या? ये सच्चाई है, कोई ना कोई सोल्यूशन तो निकलेगा। लड़ाई क्या, जो असली मुद्दा होता है वो आता है आपका एक प्रकार से डिस्कशन से, डिप्लोमेसी से। और मुझे लगता है वो बैक चैनल चली हुई है। इजिप्ट भी है, टर्की भी है, और पाकिस्तान तो जरूरत से ज्यादा अपने आप को दिखा रहा है, क्योंकि वो वर्ल्ड को दिखाना चाहता है कि वो बहुत काबिल है, और आज डोनाल्ड ट्रंप उसके बहुत नजदीक है। मगर यह सच्चाई है कि अब ये जो लड़ाई है वो सच्चाई में एक इकोनॉमिक वार ज्यादा हो गया है, स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक वार, एनर्जी के ऊपर लड़ाई चल पड़ी है। दो बातें और इंपॉर्टेंट चीज है मुस्कान जी, देखो ये सोच रहे हैं कि इस लड़ाई में फायदा किसका हो रहा है। देखो इसमें दो देश बहुत ज्यादा फायदा हुआ। एक तो रूस को है, क्योंकि वो यूक्रेन को हथियार नहीं जा रहे, और दूसरा है रूस का ऑयल बिक रहा है, और वो भी जो है
$100 पर बैरल के तौर पे। दूसरा जो है, चाहे कुछ भी को, अमेरिका को बहुत फायदा है। अमेरिका सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है ऑयल को, सबसे ज्यादा गैस करता है, उसको बहुत पैसा मिल रहा है। और इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स इतना ज्यादा है, लोग हथियार लेना चाहते हैं, न्यूक्लियर हथियार बनने की तैयारी होंगी। अभी आप देखना जो गल्फ कंट्रीज हैं सब F-35। तो मेरा मतलब ये है, मगर इसके फायदे होने के बाद अमेरिका की जो पब्लिक है वहां पर इन्फ्लेशन बहुत है, वहां पर पॉपुलैरिटी जो है डोनाल्ड ट्रंप की गिरती जा रही है। वो अपनी सत्ता से नाराज है। बिल्कुल, उनको लगता है कि कोई ना कोई ऑनरेबल एग्जिट आए और मैं यहां से निकलूं। ये